नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। आप लोग हमारे साथ आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में आज की ये हमारी 7वीं क्लास है और आज आप लोग पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। आखिर ये डच कौन थे, भारत में क्यों आए और किस तरह से इन्होंने व्यापार किया, कहाँ कहाँ पर इन्होंने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और किस तरीके से इनका पतन हुआ। इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, इससे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। जिन साथियों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप हमारी पिछली क्लासेस जरूर देख लें। तो भारत में डचों के आगमन के बारे में सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि आखिर ये जो डच थे ये कौन थे, ये डच आखिर थे कौन। तो प्यारे साथियों, यूरोप महाद्वीप के अंदर एक देश पड़ता है हॉलैंड। यूरोप महाद्वीप के अंदर ये एक देश है हॉलैंड, जिसका वर्तमान में जो नाम है वो नीदरलैंड है। नीदरलैंड। तो यहाँ के जो निवासी हैं, जो निवासी होते हैं, इन्हें डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। ये जो हॉलैंड है, हॉलैंड ये एक बहुत बड़ा उस समय व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। व्यापारिक केंद्र, ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था और यहाँ की जो राजधानी थी, यहाँ की राजधानी नीदरलैंड की कहाँ है? एम्स्टर्डम। यहाँ की जो राजधानी है वो कहाँ है? एम्स्टर्डम। तो ये जो राजधानी है ये भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था। बंदरगाह अर्थात हॉलैंड की जो राजधानी एम्स्टर्डम है, ये उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था और ये राइन नदी के किनारे स्थित है। राइन नदी, इसके किनारे ये बंदरगाह है और यहीं से कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा व्यस्ततम बंदरगाह है और यहाँ से पूरे यूरोप में सामान भेजा जाता था। हालांकि जो हॉलैंड है ये पहले स्पेन के कब्जे में था। हॉलैंड किसके कब्जे में था? पहले स्पेन के कब्जे में था, लेकिन स्पेन का जब पतन हो गया तो हॉलैंड भी वर्ष 1581 में स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र हो गया कौन? हॉलैंड। पहले ये स्पेन के कब्जे में था और स्पेन के पतन के बाद 1581 में हॉलैंड स्वतंत्र हो जाता है। इसके बाद यहाँ के जो व्यापारी हैं वो लोग पुर्तगाल की राजधानी, हमने कल आपको बताया था पुर्तगाल के बारे में, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से माल उठाते थे और पूरे यूरोप में बेचते थे। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको मुनाफा होने लगा। आर्थिक स्थिति हॉलैंड के व्यापारियों की धीरे धीरे मजबूत होने लगी। इसके बाद जब इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हुई तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने मुख्य रूप से 4 काम किए। सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया कि अपनी नौसेना को मजबूत किया। अपनी नौसेना को मजबूत किया, नौसेना को इन्होंने विकसित किया, नौसेना को इन्होंने शक्तिशाली बनाया। दूसरा जो काम किया वो इन्होंने नए नए जहाज बनाए। नए नए जहाज बनाए, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने नए नए व्यापारिक संगठन बनाए। व्यापारिक संगठन बनाए और इन्होंने एक फ्लूट शिप
ये एक विशेष प्रकार का हल्का जहाज होता है। हल्के जहाज, फ्लूइड शिप नामक हल्के जहाज़ों का निर्माण किया। ये हल्के जहाज होते हैं, इनको खेने में कम शक्ति, कम ऊर्जा लगती है, तो ये हल्के जहाज होते हैं। तो इनकी जब आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी तो इन्होंने कौन से 4 काम किए? सबसे पहले इन्होंने अपनी नौसेना को मजबूत किया, साथ ही साथ इन्होंने नए नए जहाज बनाए, इसी के साथ नए नए व्यापारिक संगठन बनाए और फ्लूइड शिप नामक हल्के जहाज़ों का भी निर्माण किया। और नीदरलैंड से इन्होंने पुर्तगालियों को तो एकदम भगा दिया। होता क्या है कि वर्ष 1595 की बात है। नीदरलैंड का एक यात्री जिसका नाम है कार्नेलियस डे हस्तमान, ये एक यात्री जो नीदरलैंड का था, ये वर्ष 1595-96 में पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा पर निकलता है। और ये जो सबसे पहले पहुंचता है, ये देखो कहाँ पर पहुंचता है। ये आपका भारत हो गया, ये भारत है। यहाँ पर ये मलेशिया है, इस नाम को इधर लिख लो, कार्नेलियस डे हस्तमान, ठीक। ये इंडोनेशिया, इसके ये द्वीप हैं, ठीक है। तो ये हो गया मलेशिया, ये है इंडोनेशिया। तो होता क्या है कि सबसे पहले इधर यूरोप है, यूरोप महाद्वीप, ठीक। यहीं पर नीदरलैंड पड़ता है, नीदरलैंड। तो यहाँ से वर्ष 1595-96 में कार्नेलियस डे हस्तमान निकलता है और इस तरीके से आकर के ये यहाँ पर पहुँच जाता है। ये जो स्थान है, ये इस स्थान का नाम है सुमात्रा, इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया। ये पूरा इंडोनेशिया है और कार्नेलियस डे हस्तमान आता है और यहाँ पर आ जाता है। ये क्या है? सुमात्रा, जो इंडोनेशिया में ही पड़ता है। तो सुमात्रा या इंडोनेशिया पहुँचने वाला पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियस डे हस्तमान। इसके बाद इसी ने अर्थात कार्नेलियस डे हस्तमान ने ही अन्य नीदरलैंड के या अन्य डचों को पूर्वी एशियाई देशों की तरफ आने के लिए आकर्षित किया। कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो नीदरलैंड की जो संसद है, उसने क्या किया, एक व्यापारिक कंपनी का गठन किया पूर्वी एशियाई देशों की तरफ व्यापार करने के लिए। नीदरलैंड की संसद एक व्यापारिक कंपनी का गठन वर्ष 1602 में करती है, जिसका नाम है वोक, अर्थात वेरिनगंदे ओस्ट इंडीज कंपनी, जिसको ये कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये जो कंपनी थी, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एक व्यापारिक कंपनी थी। कैसी थी? व्यापारिक कंपनी थी। दूसरी चीज, इस कंपनी पर नीदरलैंड की सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। अर्थात ये जो कंपनी बनाई गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, केवल व्यापार करना, और साथ ही साथ इस कंपनी पर नीदरलैंड की सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण था। इस कंपनी को 21 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति मिली। 21 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए
इसको व्यापार करने की अनुमति मिली और ये कहा गया कि आप भूमध्य सागर के पूर्व की तरफ जो भी देश पड़ते हैं उनमें आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन पूर्वी एशियाई देशों की तरफ इंडोनेशिया आदि से कुछ व्यापारी पहले से व्यापार करते थे और वो बहुत सारा मुनाफा प्राप्त करते थे, और इसीलिए इस कंपनी के व्यापारियों को भी उन्होंने इधर आने के लिए आकर्षित किया। तो ये लोग, चूँकि इस कंपनी ने सबसे पहले काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर ध्यान दिया था, और इसीलिए ये लोग सबसे पहले इंडोनेशिया ही पहुंच जाते हैं और इंडोनेशिया की तरफ ये सभी लोग आकर्षित हो जाते हैं और इंडोनेशिया इनका एक मुख्य व्यापारिक केंद्र बन जाता है। इसके बाद वर्ष 1602 में इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया के बांटम शहर पर कब्जा किया। ये कहाँ पर है, मैप के माध्यम से थोड़ा देख लीजिए कहाँ पर ये पड़ेगा। ये आपका भारत हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये मलेशिया हो गया, ठीक है, ये इंडोनेशिया है। इन्होंने सबसे पहले, ये हो गया मलेशिया, ये इंडोनेशिया। सबसे पहले इन्होंने बांटम शहर पर कब्जा किया। ये पड़ता है यहाँ पर बांटन शहर, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया था 1602 में। अर्थात इंडोनेशिया में सबसे पहले किस स्थान को इन्होंने जीता? सर्वप्रथम जीता गया स्थान कौन सा था? बांटम। इसके बाद 1602 में ही इन्होंने एक स्थान पड़ता है यहाँ पर मलक्का पर इन्होंने कब्जा किया 1602 में। लेकिन इनका मलक्का पर जो पूर्ण नियंत्रण हुआ था, यहाँ लिख लीजिए, पूर्ण जो नियंत्रण मलक्का पर इनका हुआ था ये 1641 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, यहाँ पर एक स्थान है अम्बोन द्वीप। यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया, और यहाँ पर कब कब्जा किया? 1605 में। 1605 में इन्होंने अम्बोन द्वीप पर कब्जा किया। और इसके बाद एक स्थान पड़ता है यहाँ पर, इसका नाम है, ये स्थान है, इसका नाम है जकार्ता। इसको जीता, और इसका जो पुराना नाम था वो बेटविया, ठीक है। अर्थात यहाँ पर इन्होंने पहले बेटविया नामक शहर की स्थापना की थी, उसी का नाम अब क्या पड़ गया है? जकार्ता पड़ गया है, ठीक है। तो ये जो बेटविया नामक जो शहर था, यही डचों का पूर्व की तरफ मुख्य व्यापारिक केंद्र था। यहाँ लिख लीजिए, डचों का पूर्वी व्यापारिक केंद्र कौन सा था? बेटविया था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हालांकि जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाली नहीं, जो डच लोग थे, इन्होंने पुर्तगाली लोगों की जो शक्तिशाली स्थिति थी उसको भी कहीं न कहीं इन्होंने मात देने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की। पुर्तगाली जहाज़ों पर आक्रमण किया, पुर्तगाली जो भी अड्डे थे उन पर भी हमला किया, और भारत की तरफ पुर्तगाली सत्ता को भी इन्होंने चुनौती दी। और भारत में भी कई स्थानों पर इन्होंने अपनी कोठियाँ बनाई, अपनी बस्तियाँ बनाई, और अपने कई व्यापारिक अड्डे भारत में भी इन्होंने बनाए। जैसे भारत में एक स्थान पड़ता है यहाँ पर, जिसका नाम है मंसूलीपट्टनम। यहाँ पर इन्होंने वर्ष 1605 में
पहली व्यापारिक कोठी अपनी बनाई, पहली कोठी की स्थापना, पहली कोठी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ पर बनाई थी, तो मंसूलीपट्टनम में 1605 में इन्होंने अपनी पहली कोठी बनाई और यहाँ से ये लोग नील का निर्यात किया करते थे, अर्थात नील का व्यापार किया करते थे, नील का निर्यात करते थे। क्या करते थे? नील का निर्यात करते थे। इसी तरीके से एक स्थान पड़ता है यहाँ पर जिसका नाम है, चलो ऊपर लिखे दे रहे हैं, इसका नाम है पुलिकट। पुलिकट, यहाँ पर पुलिकट में इन्होंने वर्ष 1610 में अपनी दूसरी कोठी बनाई, दूसरी कोठी, ठीक है। और यहीं पुलिकट में ही एक स्थान पड़ता है गेंड्रिया, वहाँ पर इन्होंने एक किले का निर्माण कराया, तो उसका नाम पड़ा गेंड्रिया का किला। गेंड्रिया, गेंड्रिया का किला। और यहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने यहाँ से ये लोग वस्त्र का व्यापार, वस्त्रों का व्यापार करते थे, वस्त्रों का व्यापार करते थे। और इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों ने बारूद आदि के कारखाने लगाए थे, बारूद के कारखाने, बारूद के कारखाने लगाए। और इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर टकसाल, एक टकसाल की भी स्थापना की, एक टकसाल स्थापित की। और इस टकसाल के अंदर ये लोग सोने के सिक्कों को ढाला करते थे। यहाँ पर क्या करते थे? यहाँ पर ये लोग सोने के सिक्के ढाला करते थे, ढालते थे, ठीक, ढालते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें पैगोड़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैगोड़ा। तो कह सकते हैं कि ये लोग जो डच लोग थे, ये लोग जो पूर्वी और दक्षिणी जो ये तट था, इस तट से ये लोग वस्त्रों का ज़्यादा व्यापार करते थे और पूर्वी एशियाई देशों में बेचकर ये लोग भारी मुनाफा कमाया करते थे। इसी के साथ भारत में इन्होंने और भी अपने व्यापारिक अड्डे बनाए और भी इन्होंने अपनी कोठियाँ खोली। जैसे यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है पीपली, पीपली। और ये 24 परगना जो ज़िला है बंगाल में, बंगाल, वहाँ पर एक स्थान पड़ता है पीपली। और यहाँ पर इन्होंने वर्ष 1627 में अपनी एक व्यापारिक या फैक्ट्री खोली। क्या खोली? फैक्ट्री। कहाँ पर? पीपली में। और ये पीपली कहाँ पड़ता है? 24 परगना जिला बंगाल में पड़ता है। और यहाँ पर 1627 में इन्होंने एक फैक्ट्री खोली। इसी के साथ इन्होंने एक स्थान पड़ता है यहाँ पर कराईकल, कराईकल। और ये जो कराईकल है ये पांडिचेरी का हिस्सा है, पुडुचेरी। तो कराईकल यहाँ पर इन लोगों ने 1645 में अपनी एक फैक्ट्री खोली। इसके बाद इन्होंने सूरत के अंदर, यहाँ सूरत पड़ता है, सूरत में भी इन्होंने 1616 में अपनी एक फैक्ट्री खोली। और यहाँ से ये लोग वस्त्रों का व्यापार किया करते थे, वस्त्रों का व्यापार करते थे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। और इसी के साथ साथ भारत के अंदर इनके और भी व्यापारिक अड्डे थे, और भी जगह इन्होंने अपनी कंपनियां खोली। इनके अलावा इन्होंने भारत में अन्य कई जगहों पर अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई, अपनी बस्तियां बसाईं, अपने व्यापारिक अड्डे बनाए। और वो कौन कौन सी जगह हैं इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और फिलहाल आज के लिए इतने ही रखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।